So in this video, we will start with the very basic machine learning algorithm, which is linear regression. So linear regression, as I have said, is a ML algorithm. And why we use linear regression? We use it to predict the relationship between two variables. मतलब अगर मेरे पास दो variables हैं x और y and I have to predict the relationship between these two variables, I will use linear regression. तो हम कैसे predict करते हैं the relationship? So if I have to in the xy plane, suppose this is x-axis and this is the y-axis, and I have and this is my linear regression line, and I have data points like these. So I'm trying to fit a line for these data points, and I'm trying to say that if there's a certain value of x, what is that value for y? So this line is helping me with that, right? So I'm trying to predict the value of y based on the value of x. So this is the value of x, this is the corresponding value of y. That is linear regression. Now that is how we interpret linear regression. Now आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि where we can use linear regression. So we can use linear regression in different examples. Suppose अगर मुझे किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है based on the working hours, तो I will use linear regression. ठीक है. So here this is my x1, this is my y. Y is always the variable that we are trying to predict. X is the input that we are giving for making this prediction. Now this is the salary and this is the year of experience. So this was the first question, the significance of linear regression. Now moving on to the next question. What is the difference between independent and dependent variable? Now dependent variables are two terms which are used in linear regression. As I have said, हम y को explain करते हैं with respect to x. तो ऐसा करने के लिए we will have to write an equation which is this, suppose. तो यहाँ पे the variable that we are trying to predict is the dependent variable. Dependent क्यों है ये? क्योंकि this is dependent on x. और जो x है हमारा, that is our independent variable, जो कि हमारी मदद कर रहा है in predicting y. तो वहाँ पे सैलरी वाले एग्जाम्पल पे जो हम सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे थे, दैट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल. और किससे प्रेडिक्ट कर रहे थे हम सैलरी? वी वर प्रेडिक्टिंग इट यूजिंग द वर्किंग आवर्स. तो ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये तो समझ में आ गया कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं. अब हम समझते हैं कि इक्वेशन क्या होती है. अब ये चीज़ क्लियर है कि अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, तो मुझे एक लाइन बनानी है फिट करती हुई, जो कि सपोज ये है, राइट. तो ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी इसका जो इक्वेशन है वो मेरा लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है. ये जो भी इसका इक्वेशन होगा, सपोज अगर इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये लाइन मेरी मदद कर रही है. अगर मैंने y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखा है, तो अगर मुझे x की वैल्यू पता है, सपोज मेरे x की वैल्यू है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 2. तो अगर मेरे x की वैल्यू 2 है, तो बेस्ड ऑन दिस, और मुझे m और c जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ y, राइट. तो ये मेरी इक्वेशन है. अब इसमें वी हैव m एंड वी हैव c. m और c हमारे पास है. तो m का यहाँ पे क्या मतलब है? m इज़ द स्लोप. c क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट. स्लोप का क्या मतलब होता है कि अगर मेरा जो x है वो 1 यूनिट से बढ़ रहा है, तो जो y है वो कितने यूनिट से बढ़ रहा होगा. और दूसरा है कांस्टेंट c. तो c क्या बता रहा है कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी. दैट इज़ व्हाट c डज. कि अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी. दैट इज़ c, राइट. एंड दिस इज़ माई इक्वेशन. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि वी ओनली हैव अ सिंगल x1, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन कैसी होगी? y इज इक्वल्स टू mx1 प्लस c. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन कैसी होगी? y इज इक्वल टू mx1 प्लस nx2 प्लस c. मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अजम्पशंस ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. तो अगर मैं किसी डेटा पे, अगर मेरे पास कोई डेटा सेट है, तो मैं अगर उस पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रही हूँ, राइट,
तो ये जो मेरा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है ये क्या क्या अज्यूम कर रहा होगा। सपोज यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स होंगे x1, x2, x3 और मेरे पास एक y होगा जिसको मैं प्रेडिक्ट कर रही होंगी। तो ये क्या अज्यूम कर रहा होगा? सबसे पहले अज्यूम कर रहा होगा लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब क्या कि x1 और y का रिलेशन, x2 और y का रिलेशन और x3 और y का रिलेशन आपस में कैसा है? लीनियर है। दैट इज़ माई फर्स्ट असम्पशन, दैट इज़ द असम्पशन ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, मतलब अगर x1 सपोज 2 यूनिट से बढ़ रहा है तो जो y है वो 2 इंटू कॉन्स्टेंट यूनिट से बढ़ रहा होगा। नॉट 2 बट सम कॉन्स्टेंट, लाइक सम कॉन्स्टेंट यूनिट से बढ़ रहा होगा, वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप है। दूसरा अजम्पशन क्या हो जाता है? दूसरा अजम्पशन ये है कि इंडिपेंडेंस, मतलब जो भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सैलरी प्रेडिक्ट कर रही थी तो मेरे पास दो चीज़ें थी, एक था x1 और y। तो x1 मेरा क्या था? वर्किंग आवर्स पुराने वाले एग्जाम्पल में, और y क्या था? सैलरी। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आ गई? एक ऑब्जर्वेशन आई 2 घंटे काम करने पे सैलरी है $200। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे वर्क आवर कितने? 3 घंटे, सैलरी कितनी होगी? $400, राइट। तो ये जो दो ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, इसको मैं O1 कहूँगी, इसको मैं O2 कहूँगी, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब क्योंकि 2 घंटे काम करने पे $200 मिल रहे हैं, इसलिए नहीं 3 घंटे काम करने पे $400 मिल रहा है। ये इंडिपेंडेंस है, ये इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है होमोसेडास्टिसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है होमोसेडास्टिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एरर्स हैं अगर मैं उनको प्लॉट करूँ, एक वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूँ, एक्स एक्सिस में मैं एरर्स प्लॉट करूँ, एरर के नंबर्स, मतलब अगर मैंने बिन्स बना दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे अगर मैंने बिन्स बना दिए तो ये बहुत स्क्यूड आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड आएगा। तो दैट इज़ होमोसेडास्टिसिटी। और इजी तरीके से समझे तो क्या है? मतलब अगर होमोसेडास्टिसिटी इज़ कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो वो स्क्यूड नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। लाइक सो दिस इज हेट्रोसेडास्टिसिटी। हेट्रोसेडास्टिसिटी का ऑपोजिट होता है होमोसेडास्टिसिटी। इसको हम इजीली समझते हैं कि मतलब क्या है। होमोसेडास्टिसिटी समझते हैं कि अगर मैं कोई सैलरी प्रेडिक्ट कर रही हूँ, ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर। तो अगर वर्कर है 2 घंटे तो सैलरी है $100, वर्कर है 3 घंटे, सैलरी है $400, और किसी ने सपोज 12 घंटे काम किया तो सपोज उसकी सैलरी है $1000। तो यहाँ पे सैलरी बढ़ गई, राइट, यहाँ पे सैलरी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो हमारा, अब होमोसेडास्टिसिटी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारी प्रेडिक्टेड सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्चुअल सैलरी भी होगी। एक्चुअल सैलरी इस केस में है हमारी $110, यहाँ पे है मेरी $410, पर यहाँ पे मेरी हो जाती है $1500। ठीक है, तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ गई मेरा जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच का जो डिफरेंस था वो भी बढ़ गया, और उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। एरर क्या है? बेसिकली एरर इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सैलरी बढ़े, ये जो डेल्टा है, यहाँ पे मैं डेल्टा का भी बनाती हूँ, यहाँ पे डेल्टा है हमारा 10, यहाँ पे भी मेरा 10 है, यहाँ पे डेल्टा हो गया 500। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ी डेल्टा भी बढ़ गया। तो ये जो चीज़ होती है दिस इज हेट्रोसेडास्टिसिटी। तो होमोसेडास्टिसिटी क्या होती है कि अगर ऐसा है, इसका उल्टा, मतलब जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ये डेल्टा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ये होमोसेडास्टिसिटी होती, अगर ये फॉलो कर रहा होता वो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या होता है? 110 हुआ है, 410 है, यहाँ पे ये $1020 हो जाता है। ठीक है, अब डेल्टा यहाँ पे क्या हुआ? 20, ज़्यादा नहीं है, उसी रेंज में। तो दिस थिंग इज कॉल्ड होमोसेडास्टिसिटी एंड दिस थिंग इज कॉल्ड हेट्रोसेडास्टिसिटी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स हैं, अगेन दो वेरिएबल्स कौन से? x1 और y, और इनके बीच का हम रिलेशन समझ रहे हैं कि अगर x1 बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है क्या, अगर x1 घट रहा है तो y भी घट रहा है क्या, या फिर अगर x1 बढ़ रहा है तो y घट रहा है क्या। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और कितनी इंटेंसिटी से बढ़ रहा है, मतलब अगर x1 बढ़ रहा है तो देयर इज लाइक बाय सम यूनिट्स y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो कितनी इंटेंसिटी से बढ़ रहा है, कितने स्ट्रेंथ से बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको समझ में आती हैं कोरिलेशन से। और कोरिलेशन की जो वैल्यूज होती हैं दैट रेंजेस बिटवीन -1 to 1। 1 का मतलब क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब x1 और y अगर दो वेरिएबल्स है, x1 बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है विथ सम कांस्टेंट वैल्यू।
और -1 का क्या मतलब है, नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अगर x1 बढ़ रहा है तो y जो है वो घट रहा है, और बीच में आ जाएगा 0। तो 0 का क्या मतलब है, 0 का ये मतलब है अगर, मतलब इन दोनों में कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, दैट इज मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो ये कोरिलेशन हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हम बोल रहे थे, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, y इज इक्वल टू mx1 + c, है ना। तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट। अब ये दोनों आ गए, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम x का इम्पैक्ट y पे समझ रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है, यहाँ पे हम इम्पैक्ट समझ रहे हैं, वहाँ पे हम डायरेक्शन और इंटेंसिटी समझ रहे थे, यहाँ पे हम इम्पैक्ट समझ रहे हैं। रिग्रेशन इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट, x का y पे क्या इम्पैक्ट, इसमें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। और रिग्रेशन क्या करता है, वो हमें एक इक्वेशन देता है, इक्वेशन से मेरा मतलब एक लाइन देता है, राइट। बट रिग्रेशन हमें ऐसी कोई लाइन नहीं देता, वो हमें बस बताता है कि इनके आपस में दो वेरिएबल्स के क्या रिलेशन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेसिडुअल सम ऑफ एरर्स। अब ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लीनियर रिग्रेशन। तो एरर तो हमने पहले ही समझ रखा है कि एरर क्या होता है, एरर इज एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। इसको सिंबॉलिक टर्म्स में कैसे लिखते हैं पता है, एक्चुअल इज वाई एंड प्रेडिक्टेड इज वाई डैश, वाई कैप, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक डायग्राम बना दूँ, सो दिस इज माई लाइन, दिस इज माई रिग्रेशन लाइन, यहाँ पे मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो दीज आर माई डेटा पॉइंट्स, और यहाँ पे मेरा डेल्टा भी है, दिस इज माई डेल्टा, ठीक है। तो दिस इज, ये एरर है मेरा, डेल्टा इज द एरर। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, ये मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज एरर। अब RSS क्या होता है, RSS इज रेसिडुअल सम ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या कि ये जितने भी डेल्टाज है, सपोज ये डेल्टा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये डेल्टा 4 हो गया एंड सो ऑन, तो ये जितने भी डेल्टाज हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, RSS। उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट इज RSS, ठीक है। ये एक तरीका है एरर को इंटरप्रेट करने का, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज लाइक दिस, डेल्टा स्क्वायर, ये एक तरीका है एरर को इंटरप्रेट करने का और कुछ नहीं। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि जब भी एरर बहुत ज़्यादा होगा, है ना, जब भी एरर बहुत ज़्यादा होगा, सपोज यहाँ पे 10 हो गया, तो ये उस चीज़ को पीनलाइज करेगा और बताएगा कि मॉडल ख़राब है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है कि अगर मुझे लार्ज एरर्स को पीनलाइज करना है तो मैं ये तरीका यूज़ करूँगी, आई यूज़ RSS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज OLS। OLS का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। अब ये जो है ये क्या है, इट्स अ मेथड, ये एक तरीका है फॉर व्हाट, फॉर फाइंडिंग द बेस्ट फिट लाइन। मतलब मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने एक लाइन तो बना दी है, मैंने इसके लिए एक लाइन तो बना दी है ना, बट क्या ये बेस्ट फिट लाइन है, नहीं, ये बेस्ट फिट लाइन नहीं है, बिकॉज इन सभी के लिए मेरे एरर्स बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी पड़ेगी, राइट। इस केस में मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी ये, राइट। तो इसको ढूंढने के लिए आई विल यूज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। और ये काम कैसे करता है, दिस इज अ मेथड, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। आई हैव टू फाइंड दिस लाइन, आई हैव टू फाइंड दिस लाइन, ठीक है, आई फाइंड दिस लाइन, दैट्स फाइन। बट कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो RSS है हमारा, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस, सो वील ट्राई टू मिनिमाइज RSS क्या है, अगेन RSS इज रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब ये जो भी डेल्टा आ रहा है उसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, और इस चीज़ को ही हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे। सो दैट इज हाउ OLS वर्क्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वाई ओनली स्क्वायर्स, वाई नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, या फिर वाई नॉट सिंपल एडिंग अप द एरर्स। तो एडिंग अप एरर्स में सबसे पहले क्या होगा कि अगर ये +5 है और ये -5 है, ठीक है, तो ये सबसे पहले एक दूसरे को काट देंगे, नलिफाई हो जाएगा ये, तो एरर हो जाएगी 0, जो कि गलत बात है। ऐसा तो नहीं है कि मॉडल 0 एरर दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि अगर हम स्क्वायर यूज़ नहीं करते, तो ये बड़ी जो एरर्स आ रही है मॉडल से, जो बड़ी बड़ी स्लिप्स हो रहे हैं, उसको ये पीनलाइज नहीं करेगा अच्छे से। ये बोलेगा वी विल कीप सम थ्रेशोल्ड, और दिस विल से कि नहीं, ठीक है, अगर 5 है तो एरर इज ऑल्सो 5, बट अगर 10 आ जाती है एरर तो ये बोलेगा 10 है। बट ये वाला जो हम तरीका यूज़ कर रहे हैं RSS, इसमें क्या होगा, अगर 10 है हमारा डेल्टा, इफ दिस वैल्यू इज 10 सपोज, राइट, तो इसको ये डेल्टा स्क्वायर करके बोलेगा 100, तो ये बड़ी एरर्स को पीनलाइज करेगा। सो दैट इज वाई वी यूज RSS, OLS यूजेस RSS। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, ओवरफिटिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कैसे रिड्यूस करें। अब ओवरफिटिंग समझने से पहले हमें अंडरफिटिंग भी समझना पड़ेगा, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग साथ में समझना पड़ेगा।
तो ओवरफिटिंग क्या होता है कि जो मेरा मॉडल है वो मेरे पास एक ट्रेन का डेटा है और मेरे पास एक डेटा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मॉडल को ट्रेन करने के लिए एक डेटा है और मॉडल को टेस्ट करने के लिए डेटा है। तो दो चीज़ें हो रही है, एक होती है ओवरफिट, एक होती है अंडरफिट। और ये क्या होता है, मॉडल होता है ओवरफिट या अंडरफिट। तो ओवरफिट में क्या होता है कि जब मैं ट्रेन डेटा, और जो रेड वाला है वो ट्रेन है और जो ब्लू वाला है वो टेस्ट है। तो ओवरफिटिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि मेरा जो डेटा है, जो मेरा मॉडल है, वो ट्रेन डेटा पे तो सही से काम कर रहा है, जब उसके पास नया डेटा आ रहा है वो फेल हो जा रहा है, उसकी एक्यूरेसी बहुत बुरी हो जा रही है, बहुत ख़राब से प्रेडिक्शन कर रहा है। अंडरफिट में क्या होता है कि ना वो ट्रेन डेटा पे सही से काम कर रहा है, ना वो टेस्ट डेटा पे सही से काम कर रहा है, वो प्रेडिक्शन कर ही नहीं पा रहा। इसका क्या मतलब है कि जो भी पैटर्न्स हैं मेरे डेटा में वो मॉडल पकड़ ही नहीं पा रहा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अंडरफिट। ओवरफिट में क्या हो रहा है कि मॉडल इतने अच्छे से ट्रेन डेटा को लर्न कर ले रहा है कि वो टेस्ट डेटा के पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहा। तो हमें नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू रिड्यूस ओवरफिटिंग इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसमें मैं ओवरफिटिंग कैसे कम करूँगी। सो वन वे इज कि जितने भी फीचर्स हैं जो ज़रूरी नहीं है, विच आर नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमूव दोज फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, दिस इज माई वाई, तो मैंने फीचर्स ले लिए हैं वर्क एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अकेडमिक डिग्रीज। ना वर्क एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स एनी वेज आर मेकिंग सेंस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कितना है उसके पास डिग्रीज कितने हैं, PhD की है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल टू बिकम अ रिसर्च असिस्टेंट यू नीड अ PhD डिग्री, तो वो मैं सब मैं देख रही हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन। बट नंबर ऑफ फ्रेंड्स डज नॉट इवन मेक सेंस। तो ऐसे फीचर्स जो इररेलेवेंट है, जस्ट ड्रॉप दोज फीचर्स, दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकंड थिंग इज क्रॉस वैलिडेशन, मतलब उसको मॉडल को जितना हो सके डेटा अलग अलग तरीके से बताओ, मतलब अलग अलग डेटा प्रेजेंट करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स पढ़ सके, समझ सके। तो जैसे अगर ये पर्पल वाला मेरा डेटा सेट है तो मुझे 80-20 का स्प्लिट देना है। 80 हमेशा मेरा ट्रेन होगा और 20 जो होगा वो मेरा टेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे 20 जो है वो मेरा टेस्ट है। तो पहली बार मैंने क्या किया कि शुरू के 40 रिकॉर्ड्स, सपोज मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, शुरू के 40 रिकॉर्ड्स आखिरी के 40 रिकॉर्ड्स मिला के मैंने 80 बना दिया और बीच के 20 लेके मैंने टेस्ट बना दिया। दूसरी बार मैंने क्या किया कि शुरुआत के सारे रिकॉर्ड्स ले लिए, 80 बना दिए और आखिरी के 20 बना के टेस्ट बना दिया। तो अलग अलग तरीके से मैंने एक ही डेटा को स्प्लिट करके मॉडल को दिया है एज ट्रेन एंड टेस्ट। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, x1 के का वो x1 की जो के आगे जो वैल्यू है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज कोएफिशिएंट। तो जो भी मेरे कोएफिशिएंट्स हैं उसको मैं, अगर वो बड़े हैं तो आई हैव टू रिड्यूस दिस। इसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, देयर आर रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, वन इज इलास्टिक नेट, उन सब के बारे में वील स्टडी इन दी अपकमिंग वीडियोस। दैट इज वन थिंग। फोर्थ थिंग इज दैट आई विल हैव टू इंक्रीज माई डेटा सेट। तो अभी सपोज अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स ही हैं, आई विल नीड मोर रिकॉर्ड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेटा दोगे एल्गोरिदम को उतना अच्छे से वो पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स को समझ पाएगा, राइट। और फिफ्थ तरीका ये है कि अगर मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको अनकॉम्प्लिकेट करो। किसी भी सिचुएशन में अगर इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, यू शुड ऑलवेज अनकॉम्प्लिकेट। तो अनकॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे कि अगर y अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री देख लो, क्यूबिक हो रखी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, राइट। तो उस डिग्री को वी विल ट्राई टू रिड्यूस द डिग्रीज। वी विल ट्राई टू, फर्स्ट थिंग वी विल ट्राई टू रिड्यूस द डिग्रीज, और सेकेंड थिंग वी विल ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कम वेरिएबल्स लेके आई विल ट्राई टू create a equation. So these are the ways you can try if your model is dealing with overfitting. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हेट्रोसेडास्टिसिटी, सेडास्टिसिटी समझते हैं। हेट्रोसेडास्टिसिटी वी नो, राइट। होमोसेडास्टिसिटी पता है, हेट्रोसेडास्टिसिटी भी पता है। क्या हो रहा है कि अगर ये हमने पढ़ रखा है, बट आई जस्ट आइटरेट ऑन दिस अगेन कि यहाँ पे मेरा एक मॉडल है, ये मेरी लाइन है, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। तो हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या बोल रही है कि जो मेरा डेल्टा है वो बड़ी वैल्यूज़ के लिए बढ़ता ही जा रहा है। ये जो मेरा डेल्टा है दिस कीप्स इंक्रीजिंग फॉर बिगर वैल्यूज़। अब डेल्टा क्या है यहाँ पे, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। y माइनस वाई कैप, वाई क्या है एक्चुअल वैल्यू और वाई कैप क्या है मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब इस डायग्राम में दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू, जो ब्लू डेटा पॉइंट है ना। तो ये दोनों चीज़ें, अब डेल्टा जो है मेरा एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड है। अब ये जो है अगर ये वैल्यूज़ बड़ी हो रही है तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि द मॉडल इज फेसिंग हेट्रोसेडास्टिसिटी। और हेट्रोसेडास्टिसिटी मॉडल देख के कैसे समझ में आएगा, वो एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा होगा या ऑपोजिट फनल या समथिंग लाइक दैट। नॉट एक्जैक्टली कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बड़ी वैल्यूज़ के साथ बढ़ रहा है, हो सकता है छोटी वैल्यूज़ के साथ बढ़ रहा है, उल्टा फनल बन रहा हो, बट द वेरिएशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। दैट इज हेट्रोसेडास्टिसिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट वेज टू असेस एरर्स ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो देयर आर डिफरेंट एरर्स, डिफरेंट वेज यू कैन इंटरप्रेट द एरर ऑफ द मॉडल। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द एरर ऑफ द मॉडल।
नॉट टॉकिंग अबाउट द एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये मेरे डेटा पॉइंट्स हो गए बहुत सारे, राइट। अब अगर मुझे इसका एरर निकालना है तो देयर आर डिफरेंट वेज, वन इज MAE, वन इज MSE एंड वन इज RMSE। अब वी विल अंडरस्टैंड ऑल थ्री ऑफ दिस। MAE का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा की डेफिनेशन वेरी क्लियर, y माइनस वाई कैप। y इज माई एक्चुअल, y कैप इज माई प्रेडिक्टेड। सो दिस इज सपोज माई प्रेडिक्टेड एंड दिस इज माई एक्चुअल, तो इनके बीच का डिफरेंस, दिस इज डेल्टा। तो डेल्टा इज y माइनस वाई कैप। अब MAE का मतलब क्या होता है कि जितनी भी डेल्टा, यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इन सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और उसका एवरेज ले लो, दैट इज MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। बट इसमें क्या होता है कि ये बड़ी एरर्स को पीनलाइज नहीं करता। अगर बहुत बड़ी एरर भी है, इट विल बी लाइक हाँ ठीक है दैट्स फाइन, है एरर, बट वो पीनलाइज नहीं करेगा। अब मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होता है कि ये जितनी भी डेल्टा है हम इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और देन उसका एवरेज लेते हैं। अब ये बहुत सही है, ये क्या कर रहा है, ये पीनलाइज कर रहा है। दोनों ही केसेस में जो एरर्स हैं वो नलिफाई हो रही हैं, नलिफाई नहीं हो रही हैं, मतलब अगर पॉजिटिव +5 पॉजिटिव 5 है -5 है तो एरर 0 नहीं हो रही है, दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। अब आ जाता है RMSE। बट RMSE क्यों यूज़ करता है? RMSE इज रूट ऑफ MSE। जो चीज़ है इसका बस रूट लेना है, दैट इज RMSE। बट ये बेटर क्यों है? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये पीनलाइज भी कर रहा है बड़ी एरर्स को, ये नलिफाई भी नहीं कर रहा है एरर्स को, और इसको इंटरप्रेट करना ईजी हो गया क्योंकि इसकी जो यूनिट है इज सेम एज द यूनिट ऑफ द डेल्टा। तो इसको इंटरप्रेट करना ईजी हो जाता है, इसको समझना ईजी हो जाता है, दैट्स व्हाई RMSE इज समथिंग व्हिच इज वाइडली यूज्ड। So these are three ways you can interpret the error of a linear regression model and understand कि model कैसा perform कर रहा है. There is another way called R squared, about which we will discuss in the next video. Thanks for watching. Until next time, just stay tuned and yeah.